वी कैन मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट वन। इन त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक, हाँ इसमें बात कर, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन त्रिपुरा बांग्लादेश रेलवे लिंक, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ओल्ड कनेक्ट। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि कैसे त्रिपुरा से बांग्लादेश के टूवर्ड्स में रेलवे लिंक बिछाया जा रहा है, और इट विल हेल्प पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड बेटर ट्रेड रिलेशन विद द बोथ कंट्रीज। तो ये है सामने में आपका मैप, कोलकाता से अगरतला से ढाका, ढाका से कोलकाता। तो अगर आएगा तो लिख सकते हैं, मतलब टिक कर सकते हैं इसको। औशिक, एक और पॉइंट की चट्टोग्राम का क्या हमारा मॉडर्न इंडिया में कुछ लाइक सिग्निफिकेंस है? हाँ, चिट्टोग्राम, अच्छा, चिट्टागोंग है बेसिकली। चट्टोग्राम, हाँ हाँ चिट्टगांग फोर्ट बोलते हैं आज तो इसको। हाँ, तो वही होगा भाई, मुर्शिदाबाद बाकी सब जगह पे एक सिल्क इंडस्ट्री था। तो जो ब्रिटिश इंडिया का जो पॉलिसी था विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, उसमें चित्तगोंग पोर्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका इम्पोर्टेंट रोल था उसमें भी 1842 में फर्स्ट ओपियम वॉर विद द चाइना, उसमें भी रोल प्ले था इनका। और तो ऐसा कुछ चित्तगोंग आप, इवेंट हाँ इवेंट भी हुआ था लाइक चित्तगांग आर्मरी रेड, एज पर एज आई कैन रीड। हाँ, चित्तगोंग आर्मी रेड मॉडर्न इंडिया के अंदर में बेसिकली 1925 में हुआ था ये। चिट्टागोंग आर्मी रेड 1930 का, हाँ 1930 के अंदर में हुआ था। तो इट वाज लेड बाय सूर्य सेन। तो ओके। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है बेसिकली, हम्म। लेकिन फेलियर था। आर्मी रेड मिला नहीं, मिला था लेकिन फिर वो पकड़ा गया था। In FSSAI index, nearly all major states slip on food safety compared to 2019. तो ऐसे देखा जाता है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है, इट इज पब्लिश बाय FSSAI टू इंश्योर द कंप्लायंस रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी बाय एवरी स्टेट्स। अब उसमें देखा गया कि जो फूड सेफ्टी है वो गिर गया उसका, उनका स्टैंडर्ड इन 2023 एज कम्पेयर टू 2019। ऐसा क्यों रीजन है? तो मेरे अनुसार क्या क्या हो सकता है इसका। पहला तो कोविड पीरियड के अंदर में एक लैक्सिटी डेवलप हो गया लोगों के अंदर में। और दूसरा बात कर सकते हैं कि जो फूड सेफ्टी रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आपको एक प्रॉपर लोग चाहिए सफाई करने के लिए, आपके पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, और तो इसको रखने के लिए आपके पास प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए। तो वो आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम, देयर शुड बी सम प्रॉब्लम विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द फूड सेफ्टी, मतलब फॉर द फूड इस्टेब्लिशमेंट, उसी कारण ही गिर गया स्टैंडर्ड। और क्या हो सकता है मानसी इसमें? और वन कि वुड बी जो फूड सेफ्टी के लिए कंप्लायंस करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, वो हो सकता है वो कि कोविड के इक्विपमेंट बाद। के लिए हाँ प्रॉपर हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास। एंड कंप्लायंस पे वी कैन से कि लैप्स हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स एंड जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। विद दिस आल्सो लाइक वी कैन टॉक अबाउट लेस नंबर ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल्स आल्सो, क्योंकि दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और बाकी जो आपने रीजन हम्म, साइड के दे आर आल्सो रेलेवेंट, सो दैट कैन बी देयर। सो ठीक है। बेसिकली इसमें भी जो स्टडी है इसमें यही निकल के आ रहा है कि जो फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर है वहां पे सबसे ज्यादा ड्रॉप देखा गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे वी आर लैकिंग। सो फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिकली पैरामीटर्स, ये 5 पैरामीटर है जो इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने में यूज किए जाते हैं। सो वर्स्ट हम्म, ड्रॉप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो वो ये ठीक है। उसके लिए फिर एडिक्वेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। डेटा का प्लान कंप्लायंस, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ इज रिक्वायर्ड, और फूड टेस्टिंग इंस्पेक्टर होता है उनका भी एक हम्म। होना चाहिए ट्रेनिंग बेसिकली। तो एक ही आर्टिकल ले सकते हैं आशिक, फेड लीव्स द रेट्स अनचेंज, रेट लीव्स द डोर ओपन फॉर हाइक। कहाँ पे? कोई बिजनेस पेज पे, यूएस ओ, फेड। तो फेड जो यूएसए का हाँ। सेंट्रल बैंक है, सो देयर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन में अभी जो था यस्टरडे इट वाज देयर।
सो देव डिसाइडेड कि उन्होंने अपना जो पॉलिसी रेट है, जिसको हम इंडिया में रेपो रेट बोलते हैं, उसको उन्होंने चेंज नहीं किया है। बट जो रिस्क अभी एग्जिस्ट करता है, रिस्क हमारे लिए ये है कि आने वाले टाइम में रेट और हाइक किया जा सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वर्स्ट रिस्क मैं बोलूंगी एट द इन्फ्लेशन फ्रंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो यूएसए की मॉनेटरी पॉलिसी है, जो डिसीजन दे ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडियन कैपिटल मार्केट, एंड इवन वी ऑल्सो से कि इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो रहते हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज है, एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट कर सकती है हमारी कैपिटल मार्केट को, दैट इज इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। सो इफ इंडिया वुडंट बी अकॉर्डिंगली या उस लेवल में, अगर हमारे रेपो रेट चेंजेस नहीं होंगे जैसे यूएस फेड कर रहा है, तो वो जो डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ इंडिया एंड द यूएस, वो ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर ज्यादा डिफरेंस इंक्रीज होगा तो वो इंडिया के फेवर में नहीं रहता, तो उसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो हो सकते हैं इंडियन मार्केट से। एंड एज वी से कि इंडियन रुपी के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है, इंडियन रुपी स्टार्ट्स डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है। एंड वी से कि डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है, कॉम्पिटिटिवनेस, बट वो जो टाइम लैग रहता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है व्हेन वी से कंपेयर टू कि इंपोर्ट्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में हमें इम्पैक्ट ज्यादा जल्दी देखने को मिलता है। बट वी से कि अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को कहीं ना भी प्रमोट भी करता है। तो ये दैट्स हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, एंड इसीलिए वी आल्सो मेंटेन एन आई आल्सो कि कैसे यूएस फेड हैज बीन यू नो टेकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। सो यूएसए में इन्फ्लेशन हाई रहेगी तो वो अगेन इंडिया के लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न रहता है। हम्म। ये बोल सकते हैं माइंडसेट चेंज हैज डन वंडर्स। तो मानसी, यहाँ पर आप कुछ कमेंट करिए। तो ये लाइक चैलेंजिंग सिचुएशन में आप होते हुए, हर एक इंसान कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में किसी ना किसी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में रहता है। बट आपकी विल पावर, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, आप खुद को कैसे पुश और मोटिवेट करते हो, जो सेल्फ मोटिवेशन रहती है वो आपके स्ट्रांग माइंडसेट से ही आती है। एंड इफ योर मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रांग, सो दैट कैन हेल्प यू इन इमर्जिंग एज अ सक्सेसफुल पर्सन। सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि आई वुड ऑब्वियसली इसको सपोर्ट ही करेंगे। आप चाहे आप इसको इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखो, जो हमने 1991 में रिफॉर्म्स किए, दैट वाज अगेन एक हमारे पास वही ऑल्टरनेटिव था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट वी टुक दैट रिस्क एंड उसको हमने कैसे फिर प्लान किया एंड वी टर्न दैट इन आवर ओन फेवर। तो एक वो हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन था। स्पोर्ट्स में हम बात कर सकते हैं कि इवन वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्संस इन इंडिया। अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल होगा ऑफ पैरा एथलीट्स जो हैं। सो हाउ बेसिकली वो भी चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं, एंड उनका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन वी सी देम एज टॉकिंग सो पॉजिटिवली, they are winning gold medals. So that is there. I would take it in this way. Apart from Mansi, I want to add a few points. First of all, in the social change, for example, Swachh Bharat Abhiyan, it also showcases the mindset change which has been occurred among the people of India regarding the sanitation and cleanliness drive. And with that, we have reached around 99.2% of ODF free villages in India. So this is also talking about mindset change. Then this is replicated as well as in the governance sector also through RTI, or we can talk about the uses of mobile phone which have been occurred among the grassroots level. Around 66% जो भी मोबाइल फोन यूजर है वो भी नए जनरेशन के हैं और रूरल एरिया में है। एंड साथ ही साथ ये पूरा फील्ड हो गया इन द सोशल चेंज। यू हैव टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। और कुछ कुछ जगह पर माइंडसेट डेवलप नहीं होता है तो वॉन्डर नहीं आता है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, वहाँ माइंडसेट अभी भी डेवलप नहीं हुआ है रिस्पेक्ट टू द पीपल। एंड दूसरा है कि वाटर सिक्योरिटी, जहाँ माइंडसेट अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। करप्शन, वहाँ भी माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ नहीं है, हुआ तो है। वहाँ पर वॉन्डर नहीं हो पा रहा है। बोले मानसी। हाँ ठीक है, ये भी इसके एक बाद अच्छा पॉइंट है। हाँ। मतलब इसका काउंटर भी सोचना चाहिए कि माइंडसेट चेंज हो रहा है, हम्म। जहाँ पे वो हमारे लिए कैसे सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आए हैं, बट जहाँ पे ना अब नहीं। ऐसा बोल सकते हैं वॉन्डर नहीं हो रहा है, वॉन्डर हो सकेगा, अभी तक नहीं हुआ है, हाँ, ऐसा बोलना दिस नेगेटिव है। माइंडसेट इज नॉट चेंजिंग, हाँ इसीलिए we're still caught in that web right now. तो ये बात कर सकते हैं, माई लाइफ चेंज
through sports, and it brought me so much. Sports the way to bring people together and unite people. Look where I am. I am in the India with the Chinese team. I am in the Australia living in Holland. It is wonderful. तो बेसिकली स्पोर्ट्स का यहाँ बात हो रहा है कैसे इट हेल्प्स टू यूनाइट पीपल. फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द इंडिया पाकिस्तान मैच or in the World Cup, where people of both the countries, citizens of both the countries, have seen the match and celebrated each other's victory and losses. So this showcases the people to people contact and normalizing the relationship between the both countries. तो अगर वैसे ही इंडिया के साथ है वैसे ही आई थिंक दिस शुड बी फॉलोड बाय द रशिया एंड यूक्रेन एंड ऑल्सो रशियन यूरोपियन यूनियन. जो क्राइसिस है उसके अंदर यूज किया जा सकता है बाकी जगह. आपको ऐड करना मत आगे हमें बढ़ते अब लॉन्ग टर्म हैं. पर्सपेक्टिव के लिए जो आपने बोला रशिया और यूक्रेन यूज कर सकते हैं. हाँ, लॉन्ग टर्म हाँ के लॉन्ग टर्म में हाँ. टाइज रिस्टोर करने अभी में. नहीं कर सकते ना, अब तो लड़ाई चल रहा है. हम्म. ठीक है. once we can take a financial express. ओके औशिक. Okay, so moving on to Financial Express newspaper. So growth on fast track. And we talk about the GST mop-ups, the GST tax revenues on monthly basis, it sees the second highest jump. Auto sales, they hit a record because of, again, यहाँ पे seasonal factor है because of the festive cheer. So automobile industry में और हम किन areas पे focus कर रहे हैं? We are focusing upon firstly तो electric vehicles एक majorly जो transition की हम बात करते हैं. Then leapfrogging to BS6 standards, that is one area. Then we are माइक्रो लेवल में अगर हम रॉ मटेरियल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वी आर फोकसिंग अपॉन सेमीकंडक्टर्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो ये कुछ मेजर एरियाज आई वुड स्पॉट कि और कैसे हम रिफॉर्म एंड ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहे हैं. सो और कोई एरिया औशिक आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिगार्डिंग, हमारी ऑटो इंडस्ट्री से रिगार्डिंग? हाँ, एक और मतलब ऑटो जो हम सेफ्टी की अगर हम बात करते हो ऑटोमोबाइल्स की तो इंडिजिनसली वी आर जो हमारा क्रैश टेस्टिंग सिस्टम है उस पे भी हम फोकस कर रहे हैं. सो दीज हाँ आर. मानसी, यू हैव टेकन अप ऑल द पॉइंट्स. और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक मैं ऐड करूंगा कि इंडिया का जो इंडिजिनस मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो बढ़ते जा रहा है. और फिर इफ वी कैन सी द डोमिनेशन ऑफ द इंडियन companies in the automotive industry, so we are seeing that there is a long and sustained growth of Tata, Mahindra, as compared to the Hyundai, Honda, etc. बाकी सब कंपनी टोयोटा. तो इंडियन ब्रांड का धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है एंड दिस विल बिकम द बीकन ऑफ सक्सेस इन द इंडो अफ्रीकन रिलेशनशिप इन फ्यूचर. तो वहां भी इम्प्रूव किया सकते. हाँ, इवन ऑटोमोबाइल में भी अगर हम बात करते हैं ट्रैक्टर्स की तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स है. तो दैट्स दैट. सो कैसे इवन वी आर इंश्योरिंग कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट रन्स ऑन रेन्यूएबल एनर्जी. सो वी आर फोकसिंग अपॉन दैट एंड डेफिनेटली चाहे आप मेट्रो की बात करो तो महाराष्ट्र में बात करो या दिल्ली में बात करो तो इवन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कुछ सब हेडिंग्स है व्हिच कैन बी यूज्ड. महारत्न कंपनी है, REC लिमिटेड. REC. नवरत्न के नीचे होता है महारत्न, फिर मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न. तो मानसी, आई वांट टू आस्क कि HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये महारत्न है कि नवरत्न? अकॉर्डिंग टू मी इट इज महारत्न. हाँ हाँ, मतलब हाँ वही. आपने अभी जो क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करी, महारत्ना वुड बी ऑन टॉप, देन नवरत्ना एंड देन मिनी रत्ना. नहीं नहीं, नवरत्न ऊपर होता है ना, नवरत्न ऊपर हो गया, फिर महारत्न नीचे, उसके बाद फिर मिनी रत्न. ओके. एक सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ मेरे को. चेक करो अभी, हम्म. लेकिन बस ये है, चेक मैं करो आगे वैसे. चलती हूँ, आप एक बार चेक कर लो.
So climate call, we talk about what our India's G20 Sherpa has to say. So he says, if you want to achieve this net zero target by 2050, the developed world, which has occupied almost 90% of the carbon space in the world, it needs to advance its net zero target to 2040. So यहाँ पे इवन जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करते हैं, रोल ऑफ एडवांस्ड वर्ल्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दिस target of net zero carbon emissions. So because 90% जो carbon space है, that is occupied by the developed countries. So that's why their role becomes important. Ashik, did you find it? मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। महारत्न ऐसे लिखा हुआ है कि ज्यादा बड़ा होता है एज हाँ. कम्पेयर टू। Hmm. अच्छा, And that's why I was having a doubt. इसलिए महा है, इसलिए इसका हाँ, मतलब इसलिए वो महा है ना. महा। Maha, then Navratna, and then Mini Ratna. अभी क्रोनोलॉजिकल चेंज हुआ था कुछ अभी हाल फिलहाल में, Change नहीं हुआ है. क्योंकि मैंने आई थिंक कौशिक मानसी ने जो बताया वही स्टैंडर्ड है, मतलब हाँ महारत्ना इज हाँ द टॉप हाँ, कॉस्ट। इसलिए मुझे डाउट हुआ क्योंकि आई थिंक 2500 करोड़ का कुछ इसका कैपिटल होना चाहिए, तो इसको बनाते हैं। हम्म, तो एक यहाँ पे भी टेलीकॉम सेक्टर वर्सेस ओटीटीज अगर हम बात करें तो रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर एक इशू चल रहा है। सो एयरटेल सीईओ का कहना ये है कि दे डू नॉट वांट अ रेवेन्यू शेयर फ्रॉम द ओटीटीज। प्लस व्हेन वी टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ओटीटीज, सो वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस इन डिटेल। मानसी से बता सकते हो कि नेट न्यूट्रलिटी है क्या, शॉर्ट में, जो हमेशा चलते रहता है कंट्रोवर्सी। नेट न्यूट्रलिटी की मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। एग्जाम्पल लेके साथ हम मतलब यही कि अगर सपोज आप इंटरनेट के थ्रू कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेस कर रहे हो या चाइल्ड सेंसिटिव कंटेंट सपोज है या पोर्नोग्राफी की आप बात करो, तो देयर शुडंट बी एनी रिस्ट्रिक्शन। प्लस इवन यू नो कि जो आप बात करते हो कि सब्सक्रिप्शंस आपको लेना पड़ता है, सो that also somehow it hinders you from accessing particular content or any article or important videos which are available on internet. So बेसिकली net मानसी ये है नेट न्यूट्रलिटी कि जो कंपनी, सिंपल भाषा में अगर बताना चाहो तो, कि जो कंपनी ओन करते हैं नेट को, फॉर एग्जांपल गूगल, उनका प्रोडक्ट सामने में नहीं आना चाहिए। वो बेसिकली सेम बात है, जैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता है, अगर दोनों नहीं बन सकता, वैसे ही जो कंपनी ओन करता है एक सर्च इंजन को, उनका प्रोडक्ट सामने नहीं आना चाहिए। या फिर भारती एयरटेल है, जियो है, अब रिलायंस का अपना कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो अगर रिलायंस को यूज करेंगे अगर आप जियो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने में जियो का प्रोडक्ट आते रहे हमेशा। तो नेट न्यूट्रलिटी में कि इट गिव्स द प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द कंज्यूमर, ऑल द प्रोड्यूसर। तो वो एक प्रमोट किया जाता है। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली नॉन पार्टीशन होना चाहिए, कोई भी कंपनी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ताकि इसका टॉप पे है, इसका नीचे बॉटम पे है। हाँ, तो ये तो उसका डिफरेंट हमेशा चैलेंज एलिमेंट्स रहता हो है। गए। हाँ, नेट न्यूट्रलिटी के डिफरेंट हाँ। एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। हम्म। हाँ, And मतलब here the Prerna can take these two information, the Cellular Operator Association of India and TRAI. तो ये क्या स्टैट्यूटरी हैं, क्या किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो she can provide some details on that later on. ट्राई 1997 के अंदर में आते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, ट्राई एक्ट 1997। सेलुलर तो ये हो जाएंगे, एनजीओ हो जाएंगे, बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर में आएंगे। सो ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के दो प्रोसेस या तो मेथड। औशिक, सॉरी मानसी टू इंटरप्ट, लेकिन क्या आपने जब नेट न्यूट्रलिटी का जिक्र किया औशिक, तो कौन सी एजेंसी है जो नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर जो है रेगुलेट करती है नेट न्यूट्रलिटी को? ट्राई, कंपटीशन क्या? कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं, ट्राई भी नहीं, कर अभी सकते हैं, फिलहाल कौन सी करती है मैं वो पूछ रहा हूँ। दोनों कर सकते हैं। वो तो एक कोई नेट न्यूट्रलिटी एक कॉन्सेप्ट है ना, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो दोनों कर आईटी सकते एक्ट हैं भी हो गया। रेगुलेट। आईटी हाँ, एक्ट हो गया उसमें तो।
ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि ग्रोथ दो तरीकों से होती है, दो मेथड्स हैं। या तो आप वॉल्यूम या जो आउटपुट है उसको इंक्रीज कर सकते हो या प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम इसको जनरलाइज करें तो इवन जीडीपी ग्रोथ, सो ये एक मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है जो इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है इसके अराउंड, कि अगर आप प्राइस हाइक करते हो तो दैट इज आई वुड से कि नॉमिनल ग्रोथ हो सकती है, उसकी वजह से रियल ग्रोथ नहीं होती है। जब आप रियल ग्रोथ को कैलकुलेट करने की बात करते हो तो उसमें से नॉमिनल ग्रोथ में से आप इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट करके देन यू एक्चुअली गेट टू नो कि वॉल्यूम लेड ग्रोथ कितनी हुई है इकोनॉमी में। इट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाँ, दैट इज क्योंकि मोर हाँ। इम्पोर्टेंट। हाँ, सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी, एंड इवन अगर नॉमिनल हम्म, ग्रोथ हो रही है तो वो कंज्यूमर्स को भी फेवर नहीं करती है, क्योंकि उनकी फिर वो रियल परचेजिंग पावर उससे अल्टीमेटली रिड्यूस ही हो रही है, जो एक्चुअली आपको पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि ग्रोथ हो रही है बट एक्चुअली दैट इज नॉट योर ग्रोथ। सो वेंचर कैपिटलिस्ट की हम बात कर सकते हैं, मेन मतलब क्या ऑब्जेक्टिव या क्या मोटिव रहता है। तो औशिक एंड प्रवेश, अगर आपको कुछ मतलब डिफाइन करना हो कि हु आर वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। कौशिक आप बता दो। venture capital fund are those fund that are being investment in the startups when they have listed in the IPO, मतलब IPO के जस्ट पहले जो होता है वेंचर कैपिटल, नहीं वो नहीं, होता है। उससे पहले होता है। उससे पहले, हाँ, मतलब आईपीओ के जस्ट पहले होता है। आईपीओ तो हो ही मतलब गया, इनिशियल उनके स्टेजेस। पहले, मतलब इनिशियल, हाँ अब मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो सही सीड उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। हम्म। उसके बाद जो एक हाँ। पहला हो जाता है, उसके बाद जो आता है वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। हम्म। उसके बाद आईपीओ हो गया और फिर सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट हो गया, है तो ना। ट्रेडिंग में आ जाता है। वी वर टॉकिंग अबाउट फेड पॉलिसी, सो एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है कि मार्केट नैरेटिव पूरा मानसी आपका ना अटक रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही है कि वॉल्यूम नहीं मतलब। कौशिक आपके वेंचर साथ ही है कैपिटल वो, हम्म। आपके साथ ही है वो। ओके, सो हो मैं बोल सकता है, रही थी ठीक। कि यूएस फेड पॉलिसी का हम इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे थे इंडियन कैपिटल मार्केट पे, और इवन जो हमारी एमपीसी डिसीजंस लेती है अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे जो टर्म है कि जो मार्केट नैरेटिव है ना वो पूरा शेप हो जाता है हाउ यूएस फेड इज बेसिकली डिसाइडिंग, क्योंकि अगेन जो मेजर मार्केट शेयर है वो बहुत लार्ज है ऑफ स्पेसिफिकली यूएस मार्केट या यूएस इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करें तो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। सो जो मैं अगेन यहाँ पे टर्म बस हाईलाइट करना चाहती हूँ, मार्केट नैरेटिव इज द टर्म, राइट टर्म एज वी वर डिस्कसिंग दिस। ठीक। मानसी on the last page we had some prime residential prices index, so we हम्म। can take that also. ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। मुंबई जो है, इट क्लाइम्स टू फोर्थ रैंक इन प्राइम रेसिडेंशियल प्राइसेस इंडेक्स। So herein we have number one we have Manila. So this is there in Philippines. Then we have Dubai in UAE. Shanghai is in China. Then fourth we have Mumbai. Then followed by Madrid. So you can just look at this. And then we have New Delhi at 10th and Bengaluru at 17th place. So we can तो just look. मानसी आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो प्राइम रेजिडेंशियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे सिटीज में, Hmm. मतलब क्या 5 या 6 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसे प्राइस बढ़ रहे हैं? See, firstly, तो I would say availability of high paying jobs, I would say जिन सिटीज में ये जॉब ज्यादा रहेंगी वहां पे ऑब्वियसली डिमांड फॉर होम्स और इवन आई वुड से लग्जरी होम्स वो भी इंक्रीज हो सकती है। सो इसलिए देयर प्राइसेस कैन गो अप। प्लस जो आई वुड से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट, या वी ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ एस्पिरेशन की we need to have a luxury kind of lifestyle. So नहीं कैसी एनवायरनमेंट तो नहीं हो society पाएगा है। ना। नहीं, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आई एम सेइंग ना कि वहां पे जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंट में बोल रही हूँ, नॉट लिटरली इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट तो ओके। ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटीज की आप बात करोगे तो एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो एक ये फैक्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग अप द प्राइसेस। कौशिक कुछ अनकन्वेंशनल आपको अगर बोल सके तो आप। मैं तो ये बोलूँगा कि ये नॉर्मल नॉर्मल इकोनॉमिक प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड होता है वहाँ पर, हर जगह होता है, ऐसे न्यूयॉर्क ऐसे में नहीं, क्योंकि
आपका जो बिजनेस हब है वो स्पेसिफिक एरिया में होता है, तो आसपास लोग आप खरीदते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का दाम बढ़ता है, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि अनसस्टेनेबल हो जाता है, तो मॉर्गेज क्राइसिस होता है, तो वहां से लोग जाते हैं कहीं और बसाते हैं, तो फिर सिटी, तो मतलब ये जैसे लाइफ फॉर एग्जाम्पल स्टाइल अभी से न्यूयॉर्क रिलेटेड। में से। हाँ, लाइफ स्टाइल हाँ, से ज्यादा रिलेटेड, क्योंकि अच्छा ये सैन फ्रांसिस्को देख लिया, प्राइस 46 रैंक पर है। होती है। एक समय सैन फ्रांसिस्को बहुत ज़्यादा था, तो -9.7 दिखा रहा है उसका। तो इसका मतलब कि धीरे धीरे हर कंट्री का एक समय आता है, हर एक सिटी का। फ्रैंकफर्ट, हाँ, हाँ, जर्मनी में जो, यस। तो इवन मतलब ये नहीं बोल ठीक। सकते कि जो एडवांस्ड कंट्रीज है और उनमें जो सिटीज है वहां पे हमेशा रेजिडेंशियल प्राइसेस इंडेक्स पे मतलब वो टॉप पे रहेंगे, ये नहीं बोल सकते। जो औशिक ने बोला कि हाँ एक मतलब स्टैग्नेशन सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो एक ये चेंज अपडेट है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कर पाओगे थ्रू इवन वॉइस कमांड्स फ्रॉम अप्रैल। सो एनपीसीआई इट सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज देयर. So this would be to improve the access and experience on digital platforms which support the payments. So that's a small update. So initially Hindi or English में it would be available, and right now तो it is possible manually. So global captive centers क्या होते हैं? So growth in these global captive centers across the sectors, it is making up for the IT slowdown. So okay, specifically यहाँ पे अगर हम बात करें तो this is an interview of ठीक है, और Raghavendra Kamath about the plans and outlook for the office sector. Specifically looking कि exactly इसको कैसे define करेंगे. Global I think captive. Mansi, आप this article is talking about the global captive centers, as we have the Mumbai, Bangalore cities where the IT companies are creating their offices and the business operations, and how the ratings of these cities are defining their industrial slowdown and up. the ratings of what? Ratings of credit rating agencies, like we have AAA ratings, and तो वो all किसको these it is रेटिंग कर written. रहे हैं, किसको रेटिंग कर रहे हैं वो क्रेडिट रेटिंग The एजेंसी? companies, the companies, the companies. अच्छा, तो इसलिए वो आईटी स्लो डाउन से आप उसको लिंक कर रहे हो. सो जीसीसी दे कंटिन्यू टू ड्राइव द ओवरऑल डिमांड एज दीज एमएनसीज दे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन इंडियन टैलेंट. दिस इज हैपनिंग. एंड तो यहाँ पे तो बेसिकली वो इंडियन ऑफिसर्स के अराउंड जो डिमांड है उसकी बात कर रहे हैं. द डिमांड इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज आल्सो इमर्जिंग एज वन ऑफ द बिजनेस ऑप्शंस. अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, और आई डोंट थिंक कुछ और है यहाँ पे. रेटिंग के अराउंड बात हो रही है. So rupee closes at a record low. RBI support it is seen unwavering. तो obviously RBI को intervene करना पड़ेगा. Right now we see कि it is at 83.29 is the closing yesterday जो देखी गई. So ये क्यों हो रहा है? Firstly, the demand for the greenback and elevated USA में जो bond yields हैं, तो इसकी वजह से इंडिया से capital outflow हो रहा है. FPI जो है they're withdrawing, they're exiting from the Indian market. So that is why the rupee is falling, it is depreciating. And the fall in the forward premiums, that also adds to the woes. उसकी वजह से again losses भी increase हो रहे हैं. So forward premiums की अगर हम बात करते हैं तो futures and options जो एक डेरिवेटिव मार्केट की हम बात करते हैं, दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या ट्रेडिंग ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स जिसको हम बोलते हैं. तो उससे एसोसिएटेड रहती है जो प्रीमियम, जो उनकी अगर हम बोलते हैं कि स्पॉट प्राइस जो होता है, करंट मार्केट प्राइस जो होता है, स्ट्राइक प्राइस जो होता है, उससे एसोसिएटेड जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम एज मतलब टर्म को यूज करते हैं प्रीमियम बोलते हैं. तो प्रीमियम डीके होता रहता है विद टाइम, सो दैट इज ऑल्सो बेसिकली फॉलिंग. सो मेजरली यही फैक्टर रहता है कि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है. एंड डेफिनेटली ये विद टाइम और ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, तो वो एक कंसर्न है.
a technology for everything. Today our stack, Aadhaar की बात करो, DigiLocker, payment stack, combined these three can create any kind of solution. So we have got very good traction for the e-commerce platform ONDC. We're able to replicate this sector after sector, and the world is taking notice of this thing. So this is basically a trinity of these things: Aadhaar, DigiLocker, and payment stack. मतलब payment stack में आप UPI की बात करोगे. So global supply chains की हम बात करें, India is trying to increase its presence, and we are also trying to become a very Mansi, we can take some little factual information from the above articles. ठीक है, okay, पहले ये complete कर लेते हैं. Aligning with the APEC by simplifying and harmonizing the trade procedures and regulations that can boost our exports, attract FDI support, make in India as well. And trade को increase करने के लिए definitely एक ये है area, specific area, Asia Pacific Economic Cooperation में हम बात करते हैं RCEP में, although we are not a member of it, but again आने वाले time में हमें देखना पड़ेगा कि when it is the right time to join this. And India, it is not a member of the partnership CPTPP, which excludes China, and the RCEP and APEC, which includes China. So RCEP or APEC में China is a member. So 21 member countries are there in APEC, which includes Asia Pacific, Western countries, Latin America is also present. So this is an important fact. So India can benefit from joining APEC, and this could provide APEC members with the opportunity to create more investment opportunities in the country. This can be one of the benefits to India. Also, membership could increase their access to India's labor force and expand the markets. And thirdly, would be aligning with the APEC by simplifying and harmonizing trade procedures and regulations. वो हमारे exports को और boost कर सकता है. And definitely Make in India initiative को भी और ज़्यादा boost मिल सकता है. So 3 areas में जो अगर India APEC join करता है तो how India can benefit from this. But despite the differences जो हमारे political systems और attitudes में exist करते हैं to China and US, so countries invest कर रही हैं in each other's markets. For instance, अगर हम Asia Pacific fast growing economies की बात करें तो sometimes they hailed as the world's factories. They've been expanding the markets because जो उनकी percentage of buyers है that is also growing. So 54% of ASEAN's population comprises 29% of the world's consumer middle class population. That's huge. So 65% of ASEAN's population could join the international consumer class. So that is why a growth of potential specifically जब हम Southeast Asian economies and the markets की बात करते हैं बहुत ज़्यादा है. So और जो बाकी general repercussions and multiplier effects रहेंगे वो same ही होते हैं. Domestic jobs create हो सकती है, household consumption और increase हो सकती है. तो प्रवेश आप कौन सा बोल रहे थे articles for the factual? Just above this. Okay. This particular. Yeah, so what we no Mansi, editorial page पे है. Yeah, this one. So what we can draw from here is what is SDR, what is IMF, and how the SDR was started in IMF in 1969 to supplement the existing reserve asset. So SDR को costless माना जाता है because the interest paid by the holder on allocations is equal to the interest earned by the holders in the form of assets. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हर चीज में आज के टाइम पे एसडीआर की एक अहम भूमिका है. SDRs are allocated based on the basis of the country's quota in the IMF, as we all know about this. And one important thing is poverty reduction and growth trust and the resilience and sustainability trust of the IMFs have been operationalized. So these two are very important as far as the एक और changes in the important point structures are concerned. एक क्वेश्चन मैं रेज करूंगी, आंसर दिस कि क्या एसडीआर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का पार्ट या कंपोनेंट है? Yes. ठीक है, हाँ, it is a part of it. So proceed. Effective use of SDRs क्या होते हैं? Rechannelizing of the multilateral development banks और multiplier effects होते हैं इनके. And then we have the articles of agreements of the IMF.
which stipulates the SDR allocations, जो कि हर 5 साल के अंदर उसका जो बेसिक पीरियड है उसको रिव्यू किया जाता है. And then we have other basic information regarding the SDRs. SDRs are cost free. Rich countries do not lose anything by agreeing to allocate more SDRs. So this is something which is favors the developed countries, and current level of SDR constitutes less than 1% of the total global money stock, which should allay fears of the inflation risks. तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो SDR है वो कहीं ना कहीं लिंक होते हैं. एंड जो एग्रीमेंट्स है IMF का, इसमें अमेंडमेंट रिक्वायर है ताकि इस कोटा सिस्टम को डीलिंग किया जाए एंड एडवांस इकोनॉमीज को और जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए. तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस आर्टिकल. वी कैन ड्रॉ नाउ, वी कैन मूव. ओके, मेटावर्स की हम बात करते हैं, बट यहाँ बात की जा रही है इंडस्ट्रियल मेटावर्स. तो यू कैन टेक दिस अप, प्रवेश. Okay, so industrial metaverse can solve the real world problems in the factories. So the industrial metaverse help करता है जो इंडस्ट्रीज की operations है वो फास्ट हो, फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो ब्रांडिंग है वो हो, एंड द फैक्ट्री द मैकेनाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट देखी जाए. So basically the digital world, this synergy allows us to achieve 40% increase in the flexibility. So the primary aim is to have the flexibility in the mechanization and the operational process within the factory premises. This is a particular place where the industrial metaverse can help. And the applications of industrial AI are also diverse. It plays a crucial role in operation of gas turbines, जहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की एमिशन, कार्बन के लेवल्स और टेम्परेचर जैसी चीजें मेजर्स की जा सकती हैं with the help of AI. And decarbonization is linked to digitalization. So this is a very good thing, that how we can link the digitalization with the decarbonization when we can use the AI and metaverse in the industries to reduce the industrial effluents and emissions, which are the major cause of concern as far as the environmental pollution is concerned and global warming is concerned. And the entire value chain can be made robust by using these two concepts. तो यहाँ पे जीरो ट्रस्ट भी कैसे हमें साइबर रेजिलियंस में हेल्प कर सकता है. सो दिस इज एन अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी. इसमें मैं बता देता हूँ. Zero trust is basically a mechanism which ensures accountability of each other on a definite protocol. जैसे कोई भी साइबर आप यूज करते हैं, कंप्यूटर हो गया या फिर डिवाइस हो गया, तो आपको जीरो ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो अकाउंटेबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी वो उससे तभी बढ़ेगा जब आपका जीरो ट्रस्ट रहेगा. अगर 100% ट्रस्ट करेंगे तो ब्रीच का पॉसिबल हो सकता है. इसलिए इसमें बता रहा है कि जीरो ट्रस्ट होना चाहिए. इट इज जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल टू अज्यूम ब्रीच इन द एनवायरनमेंट एंड टू रेगुलरली परफॉर्म वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. तो मान के चलने चाहिए कि ब्रीच होगा और कैसे टैकल किया जाए, रादर देन कि हम लोग फुल प्रूफ है. तो उसी का माइंडसेट का बात कर रहे हैं जीरो ट्रस्ट. तो हर जगह वैसे इशू. हाँ, हम बोलते हैं कि हमें 100% ट्रस्ट है, तो उसकी जगह जो टर्म है उसका रिवर्स, मतलब जीरो ट्रस्ट की बात. हाँ, जीरो ट्रस्ट है, ताकि हम लोग हमेशा उसका जो कंप्लायंस मेथड है ना विद रिगार्ड टू साइबर सिक्योरिटी उसको बढ़ा दिया जाए और लगातार वो मॉनिटरिंग करे अपना डिवाइस को कि वो एक तरह से ब्रीच कर रहे. हाँ, तो यहाँ जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल की बात की गई है. टू अज्यूम ब्रीच इन द एनवायरनमेंट एंड टू रेगुलरली परफॉर्म, मतलब कि आप अज्यूम करते हो कि सपोज अगर कोई ब्रीच होता है तो आप, क्या हमारे पास उतने स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी की हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस ब्रीच को, तो इसलिए उसको जीरो ट्रस्ट भी बोला जाता है. और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट करना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग चेक करना, तो मतलब कि माइंडसेट वही है कि आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसे चीजें या सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप करना चाहिए ये सोच के कि सपोज इसमें अगर कोई ब्रीच होता है, then how you will be handling things and controlling things. Yes, I think we have finished. Okay, we are done with the day. So thank you so much for joining us, and to subscribe to Ansarkari. Thank you so much.